नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। सादा जीवन उच्च विचार, यही है भारतीय किसान। सचमुच में भारतीय किसान भारतीयता का सच्चा प्रतिनिधि है। उसमें भारत की आत्मा निवास करती है। मगर ये कड़वा सच है कि घोर परिश्रमी और सीधा सादा होने के बावजूद भी भारतीय किसान के जीवन की दशा बड़ी ही दुखद है। उसका संपूर्ण जीवन जोखिम भरा है, इसलिए उनके जीवन दशा को अभी और ऊपर उठाना होगा। इस कार्य के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देते हैं ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, सड़क के किनारे आपने बहुत सी नर्सरियां देखी होंगी जहां पर रंग बिरंगे फूल और कई फलों के पौधे मिलते हैं। यदि आप भी फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करके बेचते हैं तो इनसे अच्छी आय कमा सकते हैं। आज हम आपको गांव ढोडसर, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान मुकेश शर्मा से मिलवा रहे हैं जो फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनकी सफलता का राज खुद इन्हीं से। ये जो जमीन है मेरी पुश्तैनी जमीन है और इसमें हम लोग स्टार्टिंग में परंपरागत खेती करते थे, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, तो उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता था हमें। तो धीरे धीरे मैंने लोगों से जाना, आसपास जाना कि कुछ इसमें थोड़ा अलग किया जाए। तो साइंटिस्ट लोग हैं, उनसे मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने राय दी कि आप कि नर्सरी तैयार करो छोटी, जिससे कि आप आसपास में अपने पौधे सेल कर सको। तो स्टार्टिंग में इसके लिए ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद में मेरे को बताया गया कि आप सबसे पहले आप नर्सरी अगर तैयार करनी है आपको, तो आपको मात्र वृक्ष लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने मात्र वृक्ष लगाए, यहाँ पे आंवला के 40 पेड़ लगाए और इसके अलावा बील और नींबू के पेड़ और अनार के पेड़ मैंने लगाए। और आज हम इस लेवल पे हैं कि हम पूरे साल का हम खर्चा निकालते हैं तो 6 लाख रुपए हमारे बैठते हैं और 6 लाख खर्च करने के बाद में हमें 8.5 लाख का पूरा हमें अर्निंग हो जाती है। तो 2.5 लाख हमें फ़ायदा पूरे साल में हमारे एक बचत हो जाती है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि ये किसान भाई अधिक लाभ कमाने के लिए परंपरागत खेती से हटकर फलदार पौधों की पौधशाला स्थापित कर नए पौधे तैयार करके और उनको बेचकर प्रति वर्ष लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो इतनी अच्छी आय कमाने के लिए ये किसान कैसे करते हैं नए पौधे तैयार, आइए खुद इन्हीं से जानते हैं। नर्सरी स्टार्ट करने के बाद में सबसे जो एक मेन चीज होती है बीज का जर्मिनेशन। उस बीज के जर्मिनेशन में जो एक पार्ट होता है मेन है बेड का। बेड बनाना, बेड क्या होता है, एक 20 फुट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी एक जस्ट लाइक एक क्यारी होती है जो कि कम से कम 9 इंच गहरी होती है। तो उसके बाद में थैली। अब थैली बनने के लिए सबसे पहले हमें उसकी वो तैयार करनी पड़ती है मिट्टी के साथ में। उसमें वर्मी कंपोस्ट, DAP खाद और एक टर्माइट जो दीमक न लगे उसके लिए वो मिट्टी तैयार करते हैं। फिर वो थैलियों को उस मिट्टी जो ये मिक्सर होता है उससे भरा जाता है। ये भरने के बाद में एक बेड को तैयार किया जाता है, पूरी थैलियों को सेट किया जाता है। उसके बाद में वहाँ उसमें पानी दिया जाता है। पानी देने के दूसरे दिन बाद, एक दिन बाद में तो आंवला का बीज उसमें लगा दिया जाता है और 5-6 दिन बाद में वो जो बीज है वो अंकुरित होता है और उस अंकुरित होने का जो एवरेज है, औसत जो है वो 70% है, जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद में 4-5 महीने बाद में जब वो 2-2.5 फुट का हो जाता है पेड़, तो उसकी बडिंग की जाती है। जो बडिंग की जाती है वो हमारे मात्रवृक्ष से जो उसकी लेके बडिंग की जाती है और उसका भी जो एक एवरेज रहता है वो 60% होता है। तो इस तरह से एक हमारा जो एक बेड का जो मैनेजमेंट है वो बेड को खोदने से लेकर जर्मिनेट होने तक ये एक मैनेजमेंट होता है एक बेड को तैयार करने का। एक बेड तैयार होने के बाद में जो पानी का जो सिस्टम है वो गर्मियों में तो हर 30 दिन उस बेड में पानी देना होगा और सर्दियों में 6 दिन बाद में उसको पानी देना होगा। पहले साल तो हमारे पौधे तैयार हुए, 1 साल के बाद में सेलिंग स्टार्ट होती है। तो पहले 1-2 साल में तो हमारे कोई इससे कोई अर्निंग नहीं हुई, 1-2 पौधे बाहर जाने लगे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे अर्निंग स्टार्ट हुई और आज हम इस लेवल पे हैं कि हम लोग, हमारे पास में बढ़िया वैरायटी के हमारे पास आंवला के पेड़ हैं जो ग्राफ्टेड हैं और बील के भी हैं, नींबू भी हैं, लेसवा भी है, अनार भी है, आम के भी हमारे पास पेड़ हैं। और आज हम जो इस नर्सरी के बेस पे मैं अपना खर्चा निकाल सकता हूं और अपना काम चला सकता हूं। किसान भाइयों, अब एक नजर डालते हैं फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करके
लाखों रुपए कमा रहे किसान के पौधशाला में लगने वाले खर्चे एवं होने वाली आय और शुद्ध मुनाफे के बारे में, जो इस प्रकार से है। आज इस लेवल पे हैं हम लोग कि पूरे साल में हमारा जो खर्चा है वो, जिसमें खर्चे में क्या क्या आता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि थैली भरना, उसमें बीज लगाना, जैसे बिजली का भी खर्चा होता है, उसके साथ में एक लेबर भी रहती है हमारे, हमेशा पूरे 12 महीने वो काम करती है। तो उसका अगर पूरे साल का हम खर्चा निकालते हैं तो 6 लाख रुपए हमारे बैठते हैं, और 6 लाख खर्च करने के बाद में हमें 8.5 लाख का पूरा हमें अर्निंग हो जाती है। तो 2.5 लाख हमें फ़ायदा पूरे साल में हमारे एक बचत हो जाती है। धीरे धीरे मैं अपनी नर्सरी को एक हाईटेक नर्सरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे जैसे और भी जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो इससे लाभान्वित हो। खरीफ मौसम में सब्जियों की खेती करके अनेक किसान भाई अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए हमारे जो किसान भाई लौकी की खेती करना चाहते हैं, वो इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं। तो आप लौकी की उन्नतशील किस्मों का चयन, खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग कर लौकी के बीजों की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर NK सिंह। किसान भाइयों, जब हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं, उसमें लौकी एक प्रमुख फसल है जो खरीफ के मौसम में लगाई जाती है। लौकी एक ऐसी फसल है जिसको आज हम व्यापक पैमाने पर लौकी के जूस, लौकी की सब्जी, लौकी के हलवे के रूप में उपयोग कर रहे हैं और भारी मांग रहती है लौकी की। लौकी की खेती अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण फसल है आने वाली खरीफ के मौसम में। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हमें किस्मों का चुनाव करना है जो अच्छी गुणवत्ता के फल दें और अच्छी उत्पादन क्षमता वाली किस्में हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक काशी गंगा किस्म है, पूसा संतुष्टि है, पूसा नवीन है, ये सरकारी संस्थाओं द्वारा उन्नत जो किस्में निकाली गई हैं। इसके अलावा वरद है, श्रमिक है, ये जो किस्में हैं, संकर किस्में हैं, इनको भी हम लगा के अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई लौकी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें और फसल की अच्छी बटवार के लिए कौन कौन से खाद उर्वरक ले और बुआई के समय तथा फसल में कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें, इन सब के बारे में जानते हैं। बारिश में लौकी की खेती के लिए हमें सबसे पहले ऐसे खेत का चुनाव करें जहां जल निकासी का उचित प्रबंध हो, खेत में पानी की भराव की स्थिति न बने। उसके पहले हमें कल्टीवेटर से अच्छी जुताई करके खेत को तैयारी करनी है। 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा हमें प्रति हेक्टेयर के मान से अंतिम जुताई के समय डालनी चाहिए। इसके अलावा 20 से 25 टन अच्छी सड़ी पकी अगर गोबर की खाद उपलब्ध है तो उसका उपयोग करना चाहिए, और अगर केचुआ खाद है तो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर केचुआ खाद का उपयोग करें। फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीजोपचार करना। तो इसके लिए थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। लौकी की खेती से अधिक पैदावार तभी मिलेगी जब बुआई सही ढंग से, उचित दूरी और समय पर की जाएगी। तो लौकी की बुआई कब और कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में उचित सुझाव के लिए मिलते हैं। रेस्ड बेड में हमें ऊंची उठी हुई बेड बना के इसको लगाने के लिए हमें करीब 2 मीटर कतार से कतार की दूरी, और बीज से बीज जो पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं वो भी हम 1.5 से 2 मीटर की रखते हैं। थाले बना के इसको हमें बीच में कम से कम 2 बीज की बुआई की जाती है, और बुआई के पश्चात किसान भाइयों, जैसे लौकी और एक बेल वाली फसल है, इसको हमें मंडा बना के ऊपर चढ़ाने का, बरसात वाली जो लौकी की फसल अगर हम नीचे इसको छोड़ते हैं तो इसमें जब बारिश के मौसम में इसकी बेलें खराब होती हैं, फल की गुणवत्ता होती है, वो गलने की समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों लौकी की फसल के लिए हमें मंडा बनाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम चाहें तो बांस से, या जो हमारे परमानेंट स्ट्रक्चर आते हैं, सीमेंट के पोल, ये जो नेट आती है उसके द्वारा, बारबेड वायर के द्वारा बना के हम मंडा पे उस पे लौकी की हमारी जो बेल होती है उनको चढ़ाना चाहिए, ताकि जो हमारे फल हैं वो नीचे अच्छी गुणवत्ता के लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फल लगते हैं। किसान भाइयों, लौकी की बुआई के बाद फसल का प्रबंधन किस तरह करें कि फसल की अच्छी बटवार हो और आने वाले दिनों में अच्छी गुणवत्ता की भरपूर पैदावार मिले, इन सब के बारे में जानते हैं। और किसान भाइयों, जो शुरुआती अवस्था में जब हम देखें तो खरपतवार का, चूंकि बारिश वाली लौकी की फसल में खरपतवार की बहुत समस्या आती है, तो खरपतवार के निदान के लिए जैसे ही हमारी 20 से 25 दिन की फसल होती है उस समय हमें निदाई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य करना चाहिए। और चूंकि बारिश के मौसम में हम लौकी की फसल ले रहे हैं तो खेत में जल भराव की स्थिति न हो, जल निकासी का उचित प्रबंध करना आवश्यक है। साथ ही साथ कई बार हम देखते हैं किसान भाइयों की कई बार वर्षा की निश्चितता के कारण लंबे समय तक सूखे की स्थिति बन जाती है। ऐसी अवस्था में हमें
नाली के माध्यम से जब रेस्ड बेड में लगाएंगे तो नालियों में सिंचाई अवश्य करना चाहिए ताकि हमारे फसल में नमी बनी रहे। जो भी जानकारी बताई गई है, अगर आप खरीफ के मौसम में लौकी की फसल में उपयुक्त जानकारियों को आप अपने समाहित करते हैं अपनी खेती में, तो निश्चित ही आप लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि सलाह केंद्र कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा के मद्देनजर पौध संरक्षण रसायनों का छिड़काव मौसम के खुलने के बाद ही करें। 4-5 दिन तक सिंचाई न देवे। RMG 975, SSJ 108, RMG 62, RMG 268, RMG 492, पूसा वैसाखी के 851, मूंग की RS 9, RC 19, चवला की RMO 40, IPCMO 912, मोठ की कृष्णा T9 उड़द की उन्नत किस्म है। इन फसलों के बीजों को बुआई से पूर्व 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से उच्चारित करें। CSH 6 90 से 100 दिन, CSV 10 100 से 110 दिन, CSV 15 105 से 140 दिन एवं CSH 9 105 से 120 दिन। ज्वार की जयपुर खंड के लिए उन्नत किस्म है। ज्वार की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 9 से 10 किलो बीज प्रयोग में लेवें। बस्सी सिलेक्टेड 80 से 85 दिन, माही कंचन संकुल 75 से 80 दिन एवं अगेती 76 संकुल 85 से 95 दिन मक्का की उन्नत किस्म है। मक्का की बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवें। बाजरे की WCC 75, राज 171, ICTP 8203 प्रमुख संकुल तथा RHB 121, RHB 90, RHB 173, RHB 177, ICMH 356, RHB 223 एवं HHB 67, RHB 30 प्रमुख संकर किस्म है। सामान्यतः बाजरे की बुआई के लिए 4 किलो बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे तथा कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखें। जल्दी एवं मध्यम समय में पकने वाली किस्मों जैसे HHB 67 में कतारों के बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बाघावास, जिला जयपुर के कृषक सुमित कुमार ने। यह प्लास्टिक बायोगैस संयंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुमित कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गांव में हमने ये पाया कि चारों ओर गोबर बिखरा रहता है और 1 मीटर क्यूब के इस संयंत्र से हम 5 सदस्यों के परिवार को दिन भर के जितनी गैस जलने की आवश्यकता होती है वो हम पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि दिन में चाय बनाना, खाना बनाना और ये कार्य किए जा सकते हैं। और जिसके पास एक गाय है वह इस संयंत्र से गोबर गैस उत्पन्न कर सकता है। इससे एक दिन में 1.5 लीटर तकरीबन गैस बनती है। हमारे प्रदेश के लगभग सभी किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इन पशुओं का पालन करके अधिक दूध का उत्पादन भी ले रहे हैं। लेकिन अधिकतर किसान पशुओं का गोबर सीधे खेतों में प्रयोग करते हैं। यदि किसान इस गोबर का उपयोग गोबर गैस बनाने में करे तो इससे कई फायदे होंगे। वैसे तो हमारे यहाँ गोबर गैस बनाने के कई डिजाइन प्रसिद्ध हैं, जिसमें आज हम आपको प्लास्टिक बायोगैस संयंत्र के बारे में बताएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी सस्ता और उपयोगी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बायोगैस संयंत्र की कार्यविधि एवं उपयोगिता के बारे में, जो इस प्रकार से है। ये 1 क्यूबिक मीटर का संयंत्र है। इसमें हम फीडर के अंदर, ये बाहर का ड्रम है, इसके अंदर ये फ्लोटिंग ड्रम है और अंदर एक फीडर है। तो फीडर के अंदर लगभग 30 बाल्टी गोबर का घोल तैयार करके और इस इनलेट से
इस इनलेट में गोबर का घोल डाला जाता है। वह गोबर का घोल जब फीडर में आ जाता है तो लगभग जो है वो घोल की मात्रा इस क्षेत्र तक आ जाती है। तब हम इसे ऊपर से फ्लोटिंग ड्रम से, ये 1 क्यूबिक मीटर का संयंत्र है, इसमें 30 बाल्टी गोबर के घोल को हम फीडर के अंदर डाल देते हैं। डालने के पश्चात हम इस फ्लोटिंग ड्रम को इसके ऊपर फिट कर देते हैं, जिसमें ये नोब लगी हुई है जिससे कि गैस बाहर आती है, और ये इसमें एक अतिरिक्त पानी का डाला हुआ है ताकि वो गैस इससे जो है पानी से बाहर ना निकले। तो हमारी गैस तैयार होगी, उसके लिए हम पहले इस नोब को बंद कर देते हैं, और नोब बंद करने के बाद में लगभग 20-21 दिन तक हम इसे इसी अवस्था में रखते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जब ये 3 दिन के अंदर ये ड्रम पूरा इसकी ऊंचाई तक भर जाता है गैस से, तो हम इस फ्लोटिंग इसका नोब खोल के और पूरी हवा उसमें से निकाल देते हैं। फिर वापस नोब बंद कर देते हैं। नोब बंद करने के बाद वापस 4-5 दिन बाद में ये फ्लोटिंग ड्रम जो है गैस से भर जाता है। इस तरीके से हम 3 बार ये प्रक्रिया दोहराते हैं 21 दिन में। 3 बार प्रक्रिया दोहराने के पश्चात एकदम प्योर गैस इसमें तैयार हो जाती है। इस तरीके से तैयार गैस में हम डेली 1 बाल्टी लगभग जो है गोबर का घोल तैयार करके इस फीडर में डालेंगे। प्योर बायोगैस जब तैयार हो जाती है तो हम इसको गैस स्टोव के साथ अटैच कर देते हैं। गैस का जो स्टोव है जिसमें हम कार्य करते हैं, उसके अंदर नोज़ल बड़ा होता है। जो एलपीजी गैस का स्टोव है उसके अंदर नोज़ल का साइज़ पतला होता है, क्योंकि उसके सिलेंडर के अंदर प्रेशर होता है। तो इसलिए हम इसका जो स्टोव है वो गोबर गैस या बायोगैस संयंत्र का स्टोव का नोज़ल बड़ा रखते हैं, और उसको कार्य करने में, ताकि बिना कम प्रेशर में भी वो कार्य कर सके। और गैस स्टोव के साथ अटैच करके हम इससे डेली की अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक इसका बलून भी मिलता है मार्केट में, लगभग 3-1 हज़ार का इस बलून मिलता है, गोबर गैस बलून। उसको हम इसके साथ में, संयंत्र के साथ में यदि जोड़ दें तो उस बलून को भर के और अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। वो बलून का कैपेसिटी 5 से 10 लीटर की गैस उसमें आ जाती है, जो कि कम से कम 7-8 दिन वो चलाया जा सकता है। और इसके पीछे साइड में इसकी स्लरी निकलती है, तो वो स्लरी हमारे खाद के रूप में कार्य करती है। इसलिए हमने इस स्लरी को कंपोस्ट पिट में डाला हुआ है, ताकि ये जो है खाद के रूप में तैयार हो जाए, जिसे हम अपने खेतों में उर्वरकता बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकें। किसान भाइयों, अब आइए एक नजर डालते हैं बायोगैस संयंत्र लगवाने के फायदे के बारे में, जो इस प्रकार से है। ये गैस खाना बनाने के काम आती है, इससे प्रकाश की प्राप्ति होती है। इस गैस का उपयोग सिंचाई यंत्र चलाने में कर सकते हैं। इससे उच्च गुणवत्ता की खाद मिलती है, पेड़ों की कटाई कम होती है एवं पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। इसको तैयार करने में जो है इसके ड्रम और फ्लोटिंग ड्रम और फीडर तीनों के लिए अलग अलग ड्रम तैयार किए। ये जो मॉडल है ये तैयार मॉडल है हैदराबाद का। इस मॉडल के आधार पर ही हमने एक मॉडल तैयार किया है, जिसकी कीमत लगभग जो है 9 से 10 हज़ार के बीच में आई है। और 9 से 10 हज़ार के बीच में जो कीमत है वो वन टाइम है, क्योंकि ये प्लास्टिक के ड्रम है। और प्लास्टिक के ड्रम में एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें एक ऐड किया गया है, ये पानी डाल के हमने इसको जो है फ़िल्टर के रूप में यूज़ किया है, ताकि अंदर की गैस जो है अंदर ही रहे, बाहर का गैस अंदर नहीं जाए। किसी भी प्रकार का लीकेज होने पे इस प्लास्टिक के फ्लोटिंग ड्रम की एक खासियत यह है कि इसको सुधारा जा सकता है। तो ये किसान भाई के एक छोटे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा साधन है ये संयंत्र। घरेलू गैस से यदि कंपेयर करें तो हमें ये मिलता है कि इसमें जो हमारा गोबर है वो रास्ते में डला हुआ रहता है, उस गोबर का हम उपयोग कर सकते हैं। घरेलू गैस के अंदर लगभग एक सिलेंडर जो है वो 700-800 रुपये का पड़ता है। सब्सिडी के पश्चात भी वो 450-500 रुपये का सिलेंडर पड़ता है। उसको लाने ले जाने करने इन चीज़ों में गांव में बड़ी परेशानी आती है, समस्या आती है। उस समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसकी सेल्फ लाइफ लगभग जो है 5 साल है, और 5 साल के बाद भी ये कुछ नहीं होता इसका, क्योंकि ये अनब्रेकेबल मटेरियल से बना हुआ है। अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो हम इसे वापस सही कर सकते हैं।
ये संयंत्र है, इसकी कॉस्ट 18,000 है और 2 साल के अंदर अंदर इसकी कॉस्ट जो है किसान को वापस मिल जाती है और साथ में ही वो इसमें लगातार अपनी गैस से घरेलू कार्य कर सकता है और साथ साथ में वो इसके अंदर जो स्लरी निकलती है उस गोबर को हम खेत में अपना उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। केले की खेती से पहचान बना चुके सफल किसान से मुलाकात। स्वस्थ पौध प्राप्त करने हेतु खरीफ प्याज की नर्सरी तैयारी पर उचित सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।